वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस की पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो हर जगह पर है, हर सिटी में है, टीयर 1, 2, 3, 4 सब जगह पर, विलेजेस में, वो है फूड इंडस्ट्री। सो वेलकम टू दिस सेशन। आई एम तुषार कंसल ऑफ कंसल्टेंसी वेंचर्स। 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हमने हेल्प किया है पिछले 8 साल में, और हर सेक्टर के अंदर हम लोग स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फूड इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतनी देश के लिए और इकोनॉमी के लिए उसमें क्या इम्पोर्टेंस है। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये 3 चीज़ें सबसे बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई भी इकोनॉमी खड़ी होती है। और अगर आप एक फैमिली का, भारतीय फैमिली का कंजम्पशन देखोगे तो 30% से ज़्यादा फूड के ऊपर खर्च होता है। फूड इज़ अ नीड, इट इज़ नॉट अ वांट, यानी वो तो इंसान को चाहिए ही। अगर आप अपने आसपास देखोगे, हर शहर के अंदर नए नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, कई 40 साल 50 साल से खुले हुए हैं, कई खुलते हैं बंद हो जाते हैं, लेकिन फूड एज अ सेक्टर कभी नीचे नहीं जाता। तो एक मेरा कॉर्पोरेट फ्रेंड था, अब उसने मेरे को एक दिन बोला कि मेरी जॉब चली गई, एंड ही यूज्ड टू वर्क इन अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। कुछ टाइम तक जॉब नहीं लगी, कोविड का टाइम था, थोड़ी परेशानी थी। तो उसने, जब मेरी बात हुई तो उसने बोला मैंने एक फ़ूड कंपनी खोल ली है। तो मैंने उसको बोला कि तूने MBA फाइनेंस में किया है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का आदमी है, तो फूड की कंपनी कैसे? तो उसने बोला कि सर ये तो हमारे देश में हज़ारों साल से बात चली आई है कि और कुछ आप करो ना करो, चीनी तो बेच ही सकते हो। तो ये फूड की इम्पोर्टेंस है। जो फंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का जो सबसे बड़ा फूड फंड है वो राबो इक्विटी है, और उन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है। और आप आजकल अगर आप ज़ोमैटो पर देखते हो, स्विगी पर देखते हो, डाइन आउट पर, इजी डाइनर पर, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ब्रांड्स नज़र आते हैं उसके अंदर जो बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं, जिनकी क्लाउड किचन्स हैं, वो वेंचर कैपिटल फंडेड हैं, उसमें इन फंड्स वालों ने पैसे लगा रखे हैं। अगर आप दिल्ली में प्रगति मैदान में हर साल एक इवेंट होती है आहार, आप अगर देखो आहार का साइज़ वो और भी किसी सेक्टर की इवेंट से आपको बहुत बड़ा दिखेगा, उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखेगी। और नई एज के जो फूड्स आ गए हैं, जैसे सोयाबीन वाले प्लांट बेस्ड फूड्स आ गए हैं जो मीट को रिप्लेस कर रहे हैं, उनकी कंपनीज़ भी अगर आप देखोगे तो एकदम से निकल के आई हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत जल्दी एक्टिविटी होती है, बहुत जल्दी बिजनेसेस सेट होते हैं, और बहुत वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है। एक परेशानी है जो इंडिया स्पेसिफिक भी है बट बहुत कंट्रीज़ में है। अगर आप मॉल्स देखो इंडिया में, अगर किसी कंपनी को एक बड़ा ब्रांड बनाना है, चाहे वो फूड में हो या किसी और चीज़ में हो, तो उसको गिनी चुनी 25 मॉल्स हैं पूरे देश में जिसके अंदर उसको अपना आउटलेट खोलना पड़ेगा। ये वो मॉल्स हैं जो सबसे ज़्यादा चली हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा इसमें लोग आते हैं, मिडिल क्लास आती है। और बहुत सारे आपको ऐसे मॉल्स दिखेंगे जो बंद हो गए हैं। उसका रीज़न ये है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है लुइजा मोनेरेटो, वो फ्रांस की एक फ़ंड है IA इम्पैक्ट इन्वेस्ट, उसकी फ़ाउंडर हैं। इंडिया को बहुत लाइक करती हैं, 20 साल से इंडिया आ रहे हैं, और उनको जो सेंस है इंडिया के रिटेल बिज़नेस की वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो फ्रांस के बिज़नेस को भी अच्छा समझते हैं, इंडिया के बिज़नेस को भी अच्छा समझते हैं। तो एक बार उनके साथ बैठे थे तो उन्होंने ये बोला कि तुषार, इंडिया में रिटेल बिज़नेस करने में, चाहे वो फूड बिज़नेस हो या नॉन फूड बिज़नेस हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रेंट्स बहुत हाई हैं। एक ब्रांड के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मेक या ब्रेक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि रेंट बहुत हाई है। तो अगर वो ब्रांड हल्दीराम टाइप की है या दिल्ली हाइट्स टाइप की है जो एकदम से चल निकली, तो वो रेंटल पूरे कर लेते हैं, लेकिन बहुत केसेस में रेंट को पूरा नहीं कर पाते। अब ये थोड़ा सा ऐसी बात है जिसमें एक आयरनी भी है, वो ये है कि अगर परसेंटेज बेसिस पे देखा जाए कि रेंटल परसेंटेजेस इंडिया में कितनी है एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर्टी साइज, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो काफ़ी कम है। तो कोई भी आप रियल एस्टेट के आदमी से बात करोगे, वो ये बोलेगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से रेंटल्स तो कम है, तो आप रेंटल्स को हाई कैसे बोल रहे हो? तो उसका मतलब बेसिकली यही है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं
एज़ कम्पेयर टू जो लोग पे करना चाहते हैं बिजनेसेस को और जो बिजनेसेस रेंट्स आगे पे कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम फूड इंडस्ट्री की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रांस में एक लॉ है, वो रेंट्स को कंट्रोल करता है ताकि बिजनेसेस डूबे नहीं रेंट की वजह से। ऐसा एक लॉ इंडिया में नहीं है, और अगर वो रेंट्स को कंट्रोल नहीं करते तो वो दूसरे तरह से बिजनेसेस को टैक्स इंसेंटिव देके ऐसा इंश्योर करते हैं कि कोई इंसान ने अगर एक नई ब्रांड बनाई है तो वो आसानी से डूबे नहीं रेंट की वजह से। तो फूड इंडस्ट्री रेंटल्स की वजह से बहुत इम्पैक्ट होती है। हाई टर्नओवर इंडस्ट्री है, अगर आपको मेन्यू रखना है तो सारे आइटम फ्रेश रखने पड़ते हैं, चाहे वो बिक भी रहे हैं या नहीं। अगर आप फ्रेश नहीं रखते तो बहुत जल्दी बिजनेस क्लोजर की तरफ आ जाता है। आजकल के अगर फूड सेक्टर की बात करें, टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो बिलिंग के अंदर हो, किचन मैनेजमेंट के अंदर हो, इन्वेंट्री कंट्रोल, वेयर हाउस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, मोबाइल ऑर्डरिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और फीडबैक मैनेजमेंट। इन सभी चीज़ों के अंदर कंपनीज़ हैं जिनके सॉफ्टवेयर्स, चाहे वो SaaS वाले सॉफ्टवेयर हों, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टाइप के, या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हों, वो काफ़ी पॉपुलर हैं और इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर रही है। एक जो ट्रेंड चल पड़ा है पिछले 4-5 साल से, वो ये है कि जो मेन स्ट्रीम रेस्टोरेंट्स हैं वो क्लाउड किचन खोलने की तरफ बढ़ गए हैं, रादर दैन कि वो एक हाई स्ट्रीट में महंगा रेस्टोरेंट खोलें, उसमें सिटिंग स्पेस बनाएं। तो वो सोचते हैं कि हम एक क्लाउड किचन। अब क्लाउड किचन क्या होता है? क्लाउड किचन एक वो किचन होती है जो किसी पब्लिक को दिखती नहीं है, किसी ऐसी जगह पर है जो विजिबल नहीं है, वहाँ पे लोग आते नहीं हैं, लेकिन वहाँ से फूड ऑर्डर हो सकता है और आपके घर पे डिलीवर हो सकता है। इसमें 3 तरीके के मॉडल्स हैं जो फूड इंडस्ट्री में चल रहे हैं। एक है इंडिपेंडेंट किचन मॉडल। इंडिपेंडेंट किचन मॉडल हो सकता है सिंगल या मल्टी ब्रांड किचन। बेसिकली ऐसी कंपनीज जो इंटरनेट को और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं कस्टमर को लाने के लिए, डिजिटल नेटिव्स जिनको कहते हैं। और इसके अंदर ऐसे एग्रीगेटर्स आए जो पास्ट में, जैसे उबर ईट्स आया, जिन्होंने 1 या 2 ब्रांड्स पे ही कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन इसमें मल्टी ब्रांड मॉडल भी चलता है जिसमें आपने 4-5 टाइप के फूड्स रखे हुए हैं और उनकी सेपरेट ब्रांड्स बना रखी है। ये हो गया पहला मॉडल। दूसरा मॉडल है डिलीवरी ब्रांड मॉडल, मतलब वो आपके घर पे डिलीवर करते हैं, लेकिन वो डेटा लेड चॉइसेस देते हैं। अगर उनका एक बिरयानी ज़्यादा बिक रहा है तो ये उसका डेटा उनके पास होता है कि हमारा इस रेट का बिरयानी ज़्यादा बिकता है, तो हम इसी चीज़ को प्रमोट करेंगे अपने डिलीवरी में। और डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन मॉडल होता है ताकि वो एफिशिएंटली आपके घर पे फूड डिलीवर करें एट द लो प्राइस, और सस्ते में आपको डिलीवरी करें, और उसके साथ साथ हर जगह पे उनकी प्रेजेंस हो ताकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे सके। और ब्रांड इसलिए बिल्ड होती है डिलीवरी ब्रांड मॉडल में क्योंकि उसकी डिमांड होती है। ऐसी बहुत कंपनीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जिनको अच्छी वेंचर कैपिटल फंडिंग मिली है। तीसरा मॉडल है शेयर्ड क्लाउड किचन। ये बहुत बड़ी किचन्स होती हैं, 10 से 20 हज़ार स्क्वायर फीट की किचन्स होती हैं, जिसमें 20 से 30 ब्रांड्स एक ही किचन के अंदर बन रहे होते हैं। इटालियन फूड भी मिलेगा, मुगलई फूड भी है, साउथ इंडियन भी है, मलयालम फूड भी है, हर टाइप का फूड आपको मिलता है। और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ एक बड़ी क्लाउड किचन बना के बैठी हैं, शेयर्ड क्लाउड किचन, लेकिन वो सिर्फ कुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रेसिपीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अलग अलग टाइप के इसके अंदर मॉडल्स हैं। तो ये बेसिकली 3 मॉडल्स हैं, इंडिपेंडेंट किचन, डिलीवरी ब्रांड मॉडल एंड शेयर्ड किचन मॉडल। नाउ व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल ऑफ अ क्लाउड किचन? क्लाउड किचन बेसिकली एक रेस्टोरेंट से डीकपलिंग अगर करी जाए किसी किचन को, उसको क्लाउड किचन बोलते हैं, जिसमें लोग बैठ के खा नहीं सकते लेकिन वो किचन है। और उसमें 4 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लानिंग के अंडर करनी पड़ती हैं। एक है कस्टमर एक्विजिशन। अगर आपको लोगों को आपका ब्रांड नहीं दिख रहा स्ट्रीट पे, अगर लोगों को आपकी किचन दिख भी नहीं रही है, तो वो लोग आएंगे कैसे? दूसरा है फूड प्रिपरेशन, कि वो जो फूड है वो कैसे प्रिपेयर होगा, कहाँ पे प्रिपेयर होगा। तीसरा है लॉजिस्टिक्स, वो फूड आपके घर पे डिलीवर कैसे होगा। और चौथा है ब्रांड, यानी कि रेसिपी और मेन्यू। आज आप
वेंचर कैपिटल फंडेड देखो, बहरोज़ बिरयानी, अगर आप जोमेटो पे जाओ आपको सबसे ऊपर उसका दिखेगा। अगर आप रेटिंग देखोगे सबसे अच्छी दिखेगी। अगर आप फूड देखोगे सबसे फ्रेश आएगा, टाइम पे आएगा। तो इन्हीं चारों जो पैरामीटर्स हैं, ये अगर आपने अच्छी तरह से मैनेज कर लिए तो आप एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन बना सकते हो। उबर ईट्स ने सॉल्व किया कस्टमर एक्विजिशन प्रॉब्लम कि उनके पास ऑलरेडी डेटा था जो लोग उबर यूज़ कर रहे थे, और वन क्लिक ने सॉल्व किया लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम कि आप एक क्लिक के अंदर उस खाने को अपने घर मंगा सकते हो। बेसिकली रेस्टोरेंट बिजनेस को इंडस्ट्रियलाइज करा माना जाए, वो ही क्लाउड किचन है। और हाई स्ट्रीट जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप फैमिली को लेके जाते हो खाने के लिए, जहाँ बहुत अच्छी डाइनिंग की जगह होती है, उनको अपना एक्सपीरियंस रीडिफाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग घर पे ऑर्डर करना प्रेफर कर रहे हैं। तो वो कैसे लोगों को कहें कि आप उठ के आओ हमारे यहाँ बैठो, तो उनको वो पूरा एक्सपीरियंस जो म्यूज़िक है, एम्बियंस है, जो वेटर्स हैं, वेट्रेसेस हैं, सर्विस पीपल हैं, उसका जो आपके सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वो रीडिफाइन करना पड़ रहा है हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स को। और डिलीवरी का जो पीस है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पीस है। जैसे कि डोमिनोज़ ने इतने सालों से बोला हुआ है कि अगर मेरी डिलीवरी में 30 मिनट से ज़्यादा लगे तो मेरा पिज़्ज़ा फ्री है। तो आजकल जो फूड डिलीवरी में देखा गया है कि लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है कि वो बहुत टाइम तक वेट करें कि खाना उनके घर तक पहुंचेगा। और क्लाउड किचन जो बिज़नेस है वो वॉल्यूम के ऊपर चलता है, उसमें जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें क्लाउड किचन का बिज़नेस खोलने से पहले सोचने चाहिए? सबसे पहले आपको फ़ंड रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि उसको चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए और हर महीने कितना कैश बर्न है उसमें, और कम से कम 5 से 6 महीने का कैश बर्न आपके हाथ में होना चाहिए। 5 से 6 महीने तक आपको फ्रेश फूड अपने पास रखना ही पड़ेगा, जब तक कस्टमर्स आपकी जो लिस्टिंग है इंटरनेट पे और जो एग्रीगेटर ऐप्स लाइक जोमेटो, स्विगी, डाइन आउट, उसके अंदर जब तक लिस्टिंग नहीं देख लेते तब तक आपको 5 to 6 मंथ्स का कैश बर्न रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको राइट लोकेशन चाहिए किचन की। आप चाहेंगे कि जो बेस्ट कस्टमर डिमांड वाले एरियाज़ हैं सब में आपका प्रोडक्ट 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर पहुंचे, तो आपको वो क्लाउड किचन इस तरह से खोलनी पड़ेगी कि वो, अब ऐसे कई एरियाज़ हैं सिटी के अंदर, बहुत सारी सिटीज़ हैं जिसमें एक अच्छी मार्केट नहीं है जहाँ पे क्लाउड किचन खोल सके। तो उसका सॉल्यूशन क्लाउड किचन कंपनीज़ ने निकाला कि वो एक ट्रक खड़ा कर देते हैं जिसको एक किचन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो वहाँ से डिलीवरी हो सके और घर घर तक वो क्लाउड किचन का खाना पहुँचे। दूसरा, राइट मेन्यू एंड प्राइसिंग, वो डेटा लेड रिजल्ट से आएगा कि वो कस्टमर नीड्स और प्रेफरेंसेस क्या हैं। अगर कोई दिल्ली का है तो हो सकता है वो चिकन को ज़्यादा प्रेफर करता है नॉन वेज में। अगर राजस्थान का या गुजरात का है तो नेचुरली नॉन वेज मील ज़्यादा प्रेफर करेगा। अगर साउथ का है तो नेचुरली वो राइस लेड फूड ज़्यादा प्रेफर करेगा। और आपको बहुत हाईली ट्रेंड शेफ़ और कुक और एक्सपीरियंस्ड हेल्पर्स चाहिए, और जो गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग कंटेनर्स चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप एप्पल का फ़ोन देखो, जैसे ही वो फ़ोन की पैकेजिंग आपके सामने आती है आपको लगता है ये लाख रुपए की चीज़ है। तो पैकेजिंग बहुत मैटर करती है आज के टाइम में, और आजकल जो पैकेजिंग आ रही है वो बहुत स्मार्ट 3D डिजिटली मेड पैकेजिंग भी आ रही है। और आपको ऐसे ट्रस्टेड फूड डिलीवरी पार्टनर के साथ काम करना है जो आपका फूड टाइम पे उठाए और अच्छे तरीके से मैप पे दिखा के कि वो फूड पहुंच रहा है, पेशेंस किसी की ख़राब नहीं हो रही, उसके साथ आपको पार्टनर करना है। जो भी कॉस्ट आप अपने साथ लो उसके अंदर अप्रूवल और लाइसेंस का कॉस्ट पहले से बिल्ड करके चलो, और अपने जो बिज़नेस की ऑफरिंग्स हैं, मेन्यू है, उनको डेटा ड्रिवन और फ्लेक्सिबल रखो। हो सकता है आपको मेन्यू चेंज करना पड़े, आपको डिमांड कहीं और की किसी और फूड की ज़्यादा आ रही है। और अगर आप एक शेयर्ड किचन पे ऑपरेट कर रहे हो और तो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि उसी किचन के अंदर आप बाकी लोगों को भी
जगह मिली हुई है, आप उसको शेयर कर रहे हो, तो आपके जो एक्सपेंसेस और कॉस्ट हैं वो थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो आज की इकोनॉमी है उसको कई लोग कहते हैं लेज़ी इकोनॉमी। हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, सैलरीज ज़्यादा मिलती हैं, इस वजह से कम लोग टीम में रखे जाते हैं, कम लोग से ज़्यादा काम लिया जाता है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे। तो एक नई कंजम्पशन इन लोगों ने एक नई डिमांड क्रिएट करी है, जो एक्स्ट्रा पे करने को रेडी हैं प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विस के लिए, लेकिन उनका टाइम और एफर्ट बचना चाहिए। वो फूड अच्छे क्वालिटी का टाइम पे सिंगल क्लिक में उनके घर पे पहुंचना चाहिए, इवन इफ यू आर चार्जिंग मोर। क्लाउड किचन के सक्सेस मंत्रास क्या हैं? एक बहुत बड़ी मिथ है, यानी जो लोगों के अंदर एक गलत फीलिंग है कि क्लाउड किचन बहुत आसानी से सेट हो जाती है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि रेस्टोरेंट 5x टाइम महंगा हो सकता है। आपको चेयर भी लगानी है, आपको जगह भी रेंट पे लेनी है, आपको सोफ़े भी लगाने हैं, लाइट्स भी लगानी है, सब करना है। लेकिन जो क्लाउड किचन है वो 3 गुना महंगा पड़ता है उसको रन करने। यानी कि रेस्टोरेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, लेकिन क्लाउड किचन में ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर लगता है। और जो खर्चे होते हैं क्लाउड किचन के, वो रेवेन्यू के परसेंटेज के बेसिस पे देख सकते हैं कि अगर हमारा इतने का माल बिक रहा है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से हमारे क्या खर्चे हैं। जैसे कि पैकेजिंग, वो आपकी 10% से ऊपर, रेवेन्यू के 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर एग्रीगेटर फ़ी है जहाँ से आपको बिजनेस आता है, जोमेटो, स्विगी, वो 15 से 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 30% इज़ द हाईएस्ट। रेंटल वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए, जितना आप यूज़ करो उतना पे करो। और ऐसी कंपनीज़ हैं जो आ गई हैं जो आपका जो रेंटल है वो भी रेवेन्यू शेयर पे वर्क करने को तैयार है। और जो डिजिटल स्पेस है उसमें कस्टमर को लेके आना, उसमें काफ़ी कंपटीशन है। गूगल, फेसबुक और अमेज़ॉन पे एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग, ये सब काफ़ी महंगी है। सो 15% से ज़्यादा आपका रेवेन्यू का जो शेयर है वो इसके ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए। तो जो एक्चुअल मार्जिन आपके पास बचेगा वो कई बार 2 to 5% तक बचता है, जिसके अंदर क्लाउड किचन वाले को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप ये कॉस्ट जितनी मैंने आपको बताई, इसकी आप सही रेंज के लोअर पार्ट पे मैनेज करोगे तो आपका प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन जो क्लाउड किचन है वो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट बिजनेस से 4 गुना ज़्यादा का बिजनेस करता है एज़ कम्पेयर टू हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट। एटलीस्ट 2.5 गुना ज़्यादा तो करता ही है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपका जो डिलीवरी रेडियस है कि आप एक क्लाउड किचन से कितना दूर तक डिलीवर करते हो, उसको रेडियस को आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि रीच बढ़े, सेल्स बढ़े, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़े। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट लगाऊंगा, नहीं मैं उसके बदले क्लाउड किचन लगा लेता हूँ, तो वो एक हाई स्ट्रीट रेस्टोरेंट का चीपर ऑल्टरनेटिव नहीं है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन को चलाने में ज़्यादा खर्चा पड़ता है, लेकिन अगर सही तरह से आपने अपनी कॉस्ट को मैनेज किया तो आप उस चीज़ को चला के ले जाते हैं। क्लाउड किचन इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? जो टेक्नोलॉजी है दैट विल कीप ऑन मेकिंग क्लाउड किचन एफिशिएंट। दूसरा, एक कंसल्टिंग कंपनी है रेड सीयर कंसल्टिंग, उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला था क्लाउड किचन के ऊपर, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ क्लाउड किचन इज़ टाइम ऑफ डिलीवरी। आप कितने टाइम तक ऑर्डर का क्लिक दबाने के बाद कस्टमर के हाथ में खाना आ जाता है। 17वें मिनट तक, 17th मिनट तक क्लाउड किचन से फूड बाहर निकल जाना चाहिए और 29th मिनट तक, 29 मिनट तक कस्टमर के हाथ में पहुंच जाना चाहिए। अगर कंपेटिटर्स 20 से 25 मिनट में पहुंचा रहे हैं खाना कस्टमर के हाथ में, तो आप अगर 30 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो, आपका कस्टमर आपके हाथ से जा रहा है। इसी तरह से आप अगर डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट को कंपेयर करोगे तो उनके अंदर एक ऑब्सेशन है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी को और बेटर कैसे यूज़ किया जाए, और बेटर कैसे यूज़ किया जाए। इसके अंदर आपको मैं एक कंपनी बताता हूँ, ई बाइक गो, जो जितने भी जोमेटो और स्विगी के ड्राइवर्स हैं उनकी बाइक्स खुद की खरीदी हुई होती हैं ड्राइवर्स की, उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स रेंट पे देती है, तो उनका जो डिलीवरी का खर्चा है वो 50% से ज़्यादा कम हो जाता है। सेम चीज़ डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट ने
अडॉप्ट करने का प्लान बनाया है। तो इसके अंदर जो लीडरशिप है वो ज़ोमैटो और स्विगी की ज़्यादा है। दूसरा, यू हैव टू सेव टाइम। जब तक ऑर्डर लैंड होता है, असेंबल होता है और लॉजिस्टिक्स वाले के हाथ में जाता है, आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो जो टाइम है सबसे कम लगे, वो प्रोसेस फास्ट हो। और कोविड से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये आया है कि टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बढ़ गया है। यू हैव टू क्रिएट ग्रेट एक्सपीरियंसेस, सेव फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, और देयर इज़ अ प्रीमियम। कस्टमर एक प्रीमियम पे करने को तैयार है हाइजीन के ऊपर, बेटर फूड के ऊपर और बेटर पैकेजिंग के ऊपर। तो आज बिज़नेस की पाठशाला में हमने देखा कि फूड बिज़नेस कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस टाइप के मॉडल्स हैं जो फूड बिज़नेस में चल रहे हैं, इंडिया के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया स्पेसिफिक आ रही हैं, जैसे कि हाई रेंटल्स, और कस्टमर किस टाइप का कस्टमर है और वो किन किन चीज़ को प्रेफर कर रहा है फूड इंडस्ट्री के अंदर, कौन कौन से नाम हैं जिनको जब हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं और जो बहुत पॉपुलर है। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कई डेकेड से चल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल के अंदर ही वेंचर कैपिटल फंडिंग लेके बहुत ग्रो करके उनको आगे बहुत बड़ा बना दिया है। और अगर आप एक क्लाउड किचन कंपनी या फिर एक फूड बिज़नेस सेट करना चाहें तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी कॉस्ट आपको मैनेज करनी चाहिए और कैसे आप एक सक्सेसफुल फूड बिज़नेस बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई एम तुषार कंसल फ्रॉम कंसल्टेंसी वेंचर्स। आई होप you liked the episode and thank you for watching. Have a good day.